Okay, today we will discuss signal reconstruction. This is the last topic of Unit 5. अभी तक हमने Unit 5 में टॉपिक्स पढ़े हैं. फर्स्ट वन impulse train sampling, or we can say sampling theorem, then Aliasing effect, then Nyquist rate and numerical based on Nyquist rate, and then sampling techniques. Three sampling techniques were there: impulse train sampling, flat top, and natural sampling. Now we will discuss signal reconstruction. Like हम सैंपल तो कर चुके हैं, सैंपल करने से हमें कॉन्टिन्यूस से डिस्क्रीट सिग्नल मिल गया. अब अगर हमें डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस सिग्नल वापस चाहिए तो उसके लिए हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं. तो एक तो बहुत सिंपल सा रिकंस्ट्रक्शन हम पढ़ भी चुके हैं एलपीएफ से, कि अगर जो भी हमारा सैंपल्ड सिग्नल होता है वहां पे हमें ओरिजिनल सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म मिलता है और ओरिजिनल सिग्नल की रेप्लिका हमको मिलती है. सो अगर हम सैंपल्ड सिग्नल के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को देखें और एक आइडियल लो पास फिल्टर को अप्लाई कर दें with some frequency, with some desired frequency, then we can have the original signal spectrum. And then spectrum का अगर मैं inverse Fourier ले लेती हूँ, then I can have the x of t. For example, अगर हम इसको देखें, ये वाली फिगर देखते हैं, this figure. So ये मेरा sampled signal का spectrum आ रहा था, ये मेरा original signal था, और ये इधर इधर और ये जहां तक भी जाएगा ये ओरिजिनल सिग्नल की ही फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड रेप्लिकाज होती थी. ये रेप्लिका हो गई, ये रेप्लिका हो गई, इधर भी हमारी रेप्लिका आएगी. सो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ओरिजिनल सिग्नल. सो मैं क्या करूंगी, ये मैंने जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज माय आइडियल एलपीएफ. इसकी फ्रीक्वेंसी का डिस्कस करेंगे क्या लेनी है, बट फॉर द टाइम बिंग अगर मैं यहाँ पे एक आइडियल एलपीएफ रख देती हूँ तो आइडियल एलपीएफ क्या करेगा, सिर्फ इसको पास कर देगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा. सो मेरे पास एक्स ओमेगा आ जाएगा. अब एक्स ओमेगा से एक्स ऑफ टी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो दिस वाज द वेरी बेसिक मेथड फॉर सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन, फॉर इनपुट सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन. सो आज हम 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं फॉर डेटा रिकवरी. फर्स्ट वन इज interpolation by using the ideal LPF. Reconstruction को हम interpolation भी बोलते हैं. Reconstruction, interpolation both are same. So first one हम पढ़ेंगे by using the ideal LPF. Then we know ideal LPF हमारा practically possible नहीं होता. Like हम इतना ज़्यादा sharp transition कभी भी प्रैक्टिकली नहीं ला पाते. कोई ऐसा फिल्टर हम डिजाइन नहीं कर पाते जिसमें ये ट्रांजिशन हो इतना शार्प. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कभी भी. सो हमारा जो फिल्टर है हमेशा ऐसे ग्रेजुअल रहता है एलपीएफ, ये ऐसे वाला रहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडियल एलपीएफ पढ़ेंगे. ये कंडीशन तो हमें साफ साफ दिख ही रही है कि सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, बट बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल देन वी हैव टू गो फॉर सम अदर ऑप्शंस आल्सो. देन सेकंड हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर होल्ड रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें हम एलपीएफ ही लेते हैं, बट एलपीएफ उसमें आइडियल नहीं होता, नॉन आइडियल होता है. लाइक उसका जो हमारा कर्व आएगा वो कुछ ऐसा आता होगा. देन वी विल डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर एलपीएफ. सो ये हम 3 रिकंस्ट्रक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं. देखेंगे कि कैसे कैसे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है रिकंस्ट्रक्शन में बाय यूजिंग दी डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स. सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. एक्सप्रेशन वही सब सेम है जो हमने पीछे पढ़े हैं. First of all, the process of obtaining the analog signal xt from the sampled signal is called the data reconstruction or interpolation. We know that जब भी हमने सिग्नल को सैंपल किया था, so xt multiply with del tt, ये किसके हमारे इक्वल आ गया था? अगर हम दोनों सिग्नल को मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा सिग्नल मिल जा रहा था. ये मैंने डायरेक्ट एक्सप्रेशन सैम्पलिंग थ्योरम से उठाया है, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा यूनिट का. सो वी कैन राइट दिस एज in this expression. So अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, del t minus nts, so it is 0 except t is equals to nts. So ये सिर्फ t equals to nts पे ही डिफाइन है, बाकी सब जगह ये 0 हो जाएगा. So अब देखिए, अब हमारे पास एक्सेस t है, मीन सैम्पल्ड सिग्नल है. अभी हम टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन t है. सो
हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट करें, हमको चाहिए y ऑफ t। y ऑफ t मेरा क्या है, y ऑफ t इज नथिंग बट x ऑफ t इटसेल्फ। क्योंकि अगर मान लो मैंने रिकंस्ट्रक्शन कर लिया तो मुझे इनपुट सिग्नल ही तो दोबारा चाहिए। सो ऑल्दो आई हैव रिप्रेजेंटेड इट बाय yt बट इट इज x ऑफ t। कि सैंपल्ड सिग्नल को अगर मैं रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से पास कर दूं जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h of t हो, then I can have yt and what will be yt? yt is convolution of these two। और yt हमारे पास क्या है, yt हमारे पास x of t ही है इनपुट सिग्नल। सो वी नो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लीकेशन, टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम डोमेन, देन अगर मैं सैंपल्ड सिग्नल को एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर पे अप्लाई करती हूँ, देन आई कैन हैव माय yt। एंड व्हाट इज yt? yt is xt, ओरिजिनल सिग्नल। So I can represent yt is equals to sampled signal convolution h of t। So इन दोनों का convolution का अगर हम फॉर्मूला ओपन करें, x tau h t minus tau into d tau होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, सैंपल्ड सिग्नल को ओपन करके लिख लिया। ये एक्सप्रेशन अभी जो हमने ऊपर लिखा, इसको हमें कन्वॉल्व कराना है h of t के साथ। उसके बाद मैंने कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सो कॉन्वोल्यूशन में जो x वाली टर्म है उसके साथ जहां पे भी t होगा दैट विल गेट रिप्लेस्ड बाय टाउ। तो ये पूरी मेरी x वाली टर्म है, यहाँ पे t मेरा बन रहा है। तो ये जो t है ये रिप्लेस हो जाएगा टाउ से, और h के साथ आना है t माइनस टाउ। सो h t माइनस टाउ इंटू ओके। सॉरी शायद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी ड्यू टू सम इंटरनेट इशू। मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस मैम। ठीक यस मैम। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे और ये कॉन्वोल्यूशन तक हम पहुंच गए थे। उसके बाद यहाँ तक हमने कर लिया था। नाउ मैंने क्या किया, समेशन और इंटीग्रेशन का ऑर्डर को चेंज कर दिया। सो ये समेशन बाहर मैंने लिखा, इसके साथ x NTS आ गया। उसके बाद ये इंटीग्रेशन मेरा यहाँ पे आ गया, ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई। देन एच टी माइनस टाउ, ये डी टाउ मेरा यहाँ पे आ गया। नाउ यूज दी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स इन दिस एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे देखो इसमें कितने का डिले है टाउ में, NTS का। सो अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बाद इसमें जो टाउ है इसकी जगह पे हम NTS अप्लाई कर देंगे, NTS लिख देंगे। सो यहाँ तक हो गया। अब देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया टाइम डोमेन में। बेसिकली हम लोग कल क्या कर क्या रहे थे, इसमें हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास एक सैंपल्ड सिग्नल है XST, हमें उससे y ऑफ t चाहिए एंड y ऑफ t इज नथिंग बट x ऑफ t। सो अगर मैं XST को, सैंपल्ड सिग्नल को एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से पास कर दूं, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर क्या है, इट इज एन आइडियल लो पास फिल्टर जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ t है। सो मुझे x ऑफ t मिल जाएगा। y ऑफ t, x ऑफ t दोनों इक्वल चीजें हैं। तो मैंने जस्ट इनका कॉन्वोल्यूशन सॉल्व किया है और फाइनली मैं इस एक्सप्रेशन पे पहुंच गई। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम डोमेन। नाउ अब फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन तो हम कर ही चुके हैं। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये मेरे पास सैंपल्ड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है। Then we know xt is sampled at frequency fs should be greater than equals to twice of fm। ये हमारी सैम्पलिंग थ्योरम से हमें कंडीशन पड़ी थी कि सैम्पलिंग हमेशा इस फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए, fs should be greater than और either equals to twice of fm। अब देखिए अगर मैं इसका यूज करके सैम्पलिंग करती हूँ तो जो मैं लो पास फिल्टर, ये डोटेड लाइन वाला लो पास, आइडियल लो पास फिल्टर यूज कर रही हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। सो आगे लिखा है आइडियल रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर LPF should have a frequency greater than FM but less than FS minus FM। देखो greater than FM ये दो पॉइंट है। ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये मेरा पूरा ओरिजिनल सिग्नल है, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है। देन ये मेरी फर्स्ट रेप्लिका है जिसका ये जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है दैट इज FS माइनस FM और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज FS प्लस FM। तो मुझे चाहिए कि मैं अपना आइडियल लो पास फिल्टर कहीं यहाँ पे रखूं
कि मुझे थोड़ा गार्ड बैंड मिल जाए, कि कोई भी मिस्टेक होने का चांस ना रहे। सो मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रीक्वेंसी कुछ, मेरा एलपीएफ कुछ ऐसा दिखे। सो इसके लिए एलपीएफ की फ्रीक्वेंसी हायर देन होनी चाहिए एफएम, बट लेस देन होनी चाहिए एफएस माइनस एफएम। क्योंकि अगर ग्रेटर देन एफएस माइनस एफएम होगी तब तो लो पास फिल्टर मेरा यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी कवर करेगा। लेस देन होगी तो ये मेरा यहाँ तक आ जाएगा, ये अंदर घुस जाएगा। तो दोनों ही केस में रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा अच्छे से। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिखा कि जो भी फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन एफएम बट लेस देन एफएस माइनस एफएम। सो यहाँ से हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया कि जो ये एलपीएफ है इसकी फ्रीक्वेंसी एफएस बाय 2 माइनस एफएस बाय 2 से एफएस बाय 2 होनी चाहिए। ये हम इसको 0.5 एफएस भी लिख सकते हैं और एफएस बाय 2 भी लिख सकते हैं। सो मोड एफ it should be less than equals to 0.5 fs, पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो f आएगा लेस देन 0.5 fs, और अगर हम इसकी नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं देन ग्रेटर देन माइनस fs बाय 2। सो इस यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली एलपीएफ की कि हाँ हमारे पास ये सैंपल सिग्नल तो था, बट अगर हम अब ये जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है इस फ्रीक्वेंसी का एलपीएफ यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, देन वी कैन हैव आवर ओरिजिनल सिग्नल स्पेक्ट्रम बैक। देन वहां से हम उसका इनवर्स फोरियर ले सकते हैं एंड वी कैन हैव एक्स ऑफ टी। सो यही यहाँ पे लिखा है दैट h of f will be equals to f less than equals to this ts, इसका हमने एम्पलीट्यूड लिया है, ts आ गया। देन अच्छा ये टीएस क्यों लिया है, इसको लेने के पीछे भी रीजन है। टीएस हमने इसलिए लिया है क्योंकि जब हम सैम्पलिंग थ्योरम से फाइनल एक्सप्रेशन पे पहुंचते थे सो वहां हमारा 1/ts आता था, 1/ts x ऑफ f माइनस एनएफएस सैम्पलिंग थ्योरम का एक्सप्रेशन। सो उस टीएस को कैंसिल करने के लिए हमने एक मल्टीप्लीकेशन में टीएस ले लिया, क्योंकि ओरिजिनल सिग्नल में टीएस जैसा कुछ नहीं था। ओरिजिनल सिग्नल में एम्पलीट्यूड 1 2 3 इस तरह से हमारा आता था। So that's why इसके एम्पलीट्यूड को हमने ts कंसीडर किया है। This is our ideal LPF and this is the cutoff frequency mode fs by 2। So आगे क्या किया है, आगे तो इसका ही जस्ट हमने, अगर ये अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन नोटेशन की बात कर रहे हैं, इसका हमने इनवर्स ले लिया। इनवर्स से हम टाइम डोमेन नोटेशन इस एलपीएफ की निकाल पाएंगे। सो ये जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट नहीं है, करना चाहो कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है जहां तक अभी डिस्कस किया है। उसके बाद जो ये मैंने एच ऑफ एफ लिया है इसी का जस्ट इनवर्स फोरियर ले लिया, ये एच ऑफ टी का एक्सप्रेशन आ गया, इसको आगे सॉल्व कर लिया। सो फाइनली एच ऑफ टी हमारा सिंक फॉर्म में आ जाता है। सो हमने दो चीजें डिस्कस करी। हमने डिस्कस किया है कि आइडियल लो पास फिल्टर का अगर हम यूज कर रहे हैं देन टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन से वी कैन हैव एक्सटी। फ्रीक्वेंसी डोमेन की, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें इन दैट केस हमें पहले एलपीएफ अप्लाई करना पड़ेगा, देन एक्स ऑफ ओमेगा आ जाएगा, देन टेक इनवर्स फोरियर ऑफ एक्स ओमेगा एंड वी कैन हैव एक्स ऑफ टी। सो दिस वाज द आइडियल रिकंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं बाकी मेथड्स की। अब बाकी मेथड्स में क्या है, देखो हमारा आइडियल एलपीएफ पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमें चाहिए कि कोई प्रैक्टिकल मेथड हमारे पास हो रिकंस्ट्रक्शन के लिए। सो अंडर दीज कैटेगरी फर्स्ट मेथड इज जीरो ऑर्डर होल्ड अप्रोच। जीरो ऑर्डर होल्ड अप्रोच में हम लोग नॉन आइडियल एलपीएफ का यूज करते हैं, जिस एलपीएफ का ऑर्डर जीरो होता है। किसी भी फिल्टर का ऑर्डर डिसाइड करते हैं उसके पैरामीटर्स क्या है। अगर मेरे पास जीरो ऑर्डर का एलपीएफ है इट मीन्स जिस भी नोटेशन में हम उसको दिखा रहे हैं, सपोज मैं टाइम डोमेन नोटेशन की बात करूं तो मेरा टी आएगा, टी की जो पावर होगी दैट विल बी जीरो। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं टी की पावर होगी 1 हाईएस्ट पावर, सेकंड ऑर्डर एलपीएफ टी की पावर 2 होगी हाईएस्ट पावर। सो यहाँ पे जीरो ऑर्डर होल्ड है तो इसके एक्सप्रेशन में टी नहीं आएगा क्योंकि टी की पावर जीरो ऑर्डर के केस में जीरो होगी, टी की पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1। सो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ये यहाँ से डिसाइड होता है। So zero order hold is a mathematical model of practical signal reconstruction. It describes the effect of converting a discrete time signal into continuous time signal by holding each sample value for one sample interval. ये क्या है? By holding each sample value for one sample interval. ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। Zero and hold की approach क्या होती है? So in zero and hold, LPF is used, but we will use the non-ideal LPF.
So in this case we use non-ideal zero order LPF, which is described by below mentioned equation. So this is our zero order LPF. So यहाँ पे देखो t की power 0 है, that's why we are taking here 1. So इसके लिए मैंने डेरिवेशन नहीं कराया है, इसकी डेरिवेशन बहुत टिपिकल होती है. So मैंने इसको डायरेक्ट एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा है. हाँ, इसकी वेव फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन वेव फॉर्म से अटेम्प्ट करना होगा. तो यहाँ अप्रोच यहाँ भी सेम ही है कि एक्सेस ऑफ टी सैम्पल्ड सिग्नल है, इसको मैंने फिल्टर से पास कर दिया बिकॉज इट्स अ जीरो ऑर्डर होल्ड. सो मैंने इसको ओ जीरो वाले साइन से दिखाया है, H0T. देन आई कैन हैव x ऑफ t अगर मैं इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन कर देती हूँ. सो ऊपर मैंने टाइम डोमेन नोटेशन दिया था, यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करती हूँ, लाइक अगर H0T जो मैंने ऊपर लिया है उसका फ्रीक्वेंसी फोरियर अगर मैं निकाल देती हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है. तो बेसिकली इसमें मैंने दो एक्सप्रेशन लिखे हैं नॉन आइडियल एलपीएफ के, फर्स्ट इन टाइम डोमेन, सेकंड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. सो आपको ये दो एक्सप्रेशन आप बस लिख ले, वो इनफ होगा. अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है. ओके, दीज आर टू वेव फॉर्म्स जो हमारे पास टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में आती हैं. कि अगर मुझे सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो मेरा ऐसा सिग्नल कुछ बनेगा इसमें. ये कैसे बनेगा अभी डिस्कस करते हैं. सो अगर मैं जीरो ऑर्डर होल्ड की बात करती हूँ रिकंस्ट्रक्शन की, तो जैसे ही मैं अपने सैम्पल्ड सिग्नल को, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम डोमेन, अगर मैं अपने एक्सेस टी को पास कर देती हूँ H0T से, देन मेरे पास जो सिग्नल बनेगा वो कुछ ऐसा सिग्नल बनेगा. मेरा सिग्नल तो क्या है, मेरा सिग्नल ये है ही नहीं, मेरा सिग्नल तो कुछ ये सिग्नल है, इनपुट सिग्नल. बट यहाँ से मुझे ऐसा ही सिग्नल मिलेगा, ये जो मैंने इसको जो डार्क किया हुआ है, ये सिग्नल मुझे ऑब्टेन्ड होगा. सो ये हमें कभी भी हमारा ओरिजिनल सिग्नल नहीं दे सकता. सो हम बेशक उसकी एक अप्रोक्सीमेशन हमें मिल जाती है, बट एक ओरिजिनल सिग्नल हमें कभी नहीं मिलता. इस केस में जीरो ऑर्डर होल्ड में बहुत डिस्टोर्शन होती है सिग्नल में, क्योंकि मेरा डिजायर्ड सिग्नल ये है बट ये मुझे सिग्नल कुछ ऐसा दे रहा है स्टेयर केस फॉर्म में. So this is not my original signal. So by zero and hold reconstruction method, we get only the approximation of original signal. क्योंकि ओरिजिनल सिग्नल का तो हमें एक ही मेथड है बस जिससे हमें मिल सकता है, दैट इज आइडियल एलपीएफ, और जो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं होता. सो प्रैक्टिकली कभी भी ओरिजिनल सिग्नल मिल नहीं सकता है हमें. ऑल्दो आजकल तो नई नई टेक्निक्स आ गई हैं जिससे बहुत हद तक हमारी सिग्नल की सारी प्रॉपर्टीज को हम रिकवर कर सकते हैं. बट ये बहुत बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं जब ये स्टार्ट हुआ था. दिस इज द वेरी बेसिक मेथड ऑफ सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन, जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट. तो यहाँ से हमें ऐसा सिग्नल कुछ मिलता है स्टेयर केस में. अगर मैं बात करती हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन की, सो ये जो ट्रायंगल्स दिख रही हैं ये मेरा सैम्पल्ड सिग्नल था, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है जीरो ऑर्डर होल्ड के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से. तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शार्प नहीं होगा, यहाँ पे ये ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, ये ऐसे वाला हमारा एलपीएफ बनेगा. सो अब देखो यहाँ पे जो एलपीएफ है, अब यहाँ पे आइडियल एलपीएफ तो है नहीं, आइडियल एलपीएफ ही सिर्फ हमारा ये ऐसा होता है, ये आइडियल एलपीएफ है. लेकिन जो नॉन आइडियल एलपीएफ होता है उसमें हमेशा हमारे रिपल्स होते हैं. रिपल्स क्या, कि ये तो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी है जिसको ये पास करेगा, पर ऐसा नहीं है कि कोई हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा ही नहीं. नहीं, अगर मैं नॉन आइडियल फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा ऐसा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आएगा कि जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको पास करेगा, बट हाई फ्रीक्वेंसी में भी रिपल्स को ये शो करेगा. सो इन केस ऑफ नॉन आइडियल फिल्टर, कि अगर मैं ओरिजिनल सिग्नल, ये जो सैम्पल्ड सिग्नल के स्पेक्ट्रम से H0 ओमेगा को पास करती हूँ, तो मेरे पास ये वाला पार्ट तो मुझे मिलेगा, बट इसके साथ ये डिस्टोर्शन भी मिलेगी. ये डिस्टोर्शन क्या करेगी, ये जो मेरी रेप्लिका है यहाँ से भी कुछ पार्ट को इसके अंदर मिक्स कर देगी. दैट्स व्हाई मुझे ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिल पाएगा. सो अब देखते हैं कि ये जो मैंने स्टेयर केस ड्रॉ किया है ये कैसे ड्रॉ किया है. सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट की. सो जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट में हमारा मैंने क्या किया, एक आरसी एलपीएफ ले लिया. तो ये हमारा बेस होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे. ये आपने शायद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा बहुत जगह, जहाँ पे हम डीमॉड्यूलेशन करते हैं बाय यूजिंग एलपीएफ. सो इसमें क्या होता है, ये स्विच है, दिस इज आर, दिस इज सी. जैसे ही स्विच क्लोज होगा, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज करना शुरू कर देता है. ये मैंने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, इनपुट सिग्नल मेरा ये था, सैंपल सिग्नल मेरा यही आया था टाइम डोमेन में. सो जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया तो ये जो
पहला वाला इम्पल्स है, ये मेरे पास ये वाली वोल्टेज अप्लाई हो गई यहाँ पे। सो ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये इस वोल्टेज से चार्ज करना शुरू कर देगा। चार्ज होता जा रहा है, होता जा रहा है, यहाँ तक ये चार्ज हो गया। अब ये क्या करेगा, जब तक कि इसको नेक्स्ट सैंपल नहीं मिल जाता, नेक्स्ट सैंपल इज दिस, नेक्स्ट वोल्टेज इज दिस, जब तक इसको नहीं मिल जाता नेक्स्ट सैंपल, तब तक ये अपनी इसी वैल्यू को होल्ड करके रखता है, ऐसे बिल्कुल फ्लैट वे में। सो अब क्या हुआ, इसको नेक्स्ट सैंपल मिल गया। सो नेक्स्ट सैंपल से अब क्या करेगा, ये नेक्स्ट सैंपल की जो वोल्टेज है वो ज्यादा है, ज्यादा एम्पलीट्यूड है इसका। सो अब ये ऊपर जाएगा, इसके एम्पलीट्यूड तक चार्जिंग अपनी बढ़ा देगा। फिर से जब तक नेक्स्ट सैंपल नहीं मिलता, तब तक ये इस वैल्यू को होल्ड करेगा। अब फिर से इसने देखा कि हायर वोल्टेज है, तो ये चार्ज ही होता रहेगा टू दैट हायर वोल्टेज। उसके बाद अब नेक्स्ट सैंपल मिला, अब नेक्स्ट सैंपल भी हायर वोल्टेज है, तो ये नेक्स्ट सैंपल तक वैल्यू होल्ड करेगा, चार्ज होता रहेगा। अब देखो नेक्स्ट सैंपल इसको क्या मिला, एक लोअर वोल्टेज, तो अभी अपने आप को डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। मीन्स यहाँ तक इसी वैल्यू को होल्ड करेगा, नाउ इट विल डिस्चार्ज। अब देखेगा नेक्स्ट सैंपल, सो नेक्स्ट सैंपल तक पहले तो इसी वैल्यू को होल्ड करेगा, देन अब ये वैल्यू आ गई, तो ये फिर से डिस्चार्ज एंड सो ऑन। सो ये हमारा काम करता है जीरो ऑर्डर होल फिल्टर बाय यूजिंग दिस सर्किट on the basis of charging and discharging of capacitor as per the amplitude applied at the input. So इसलिए हमें आउटपुट सिग्नल में ऐसा स्टेयर केस हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है इसमें। इसकी जो हमारी एक्यूरेसी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये तो एक अप्रोक्सीमेशन है सिर्फ सिग्नल की। एक्चुअल में मेरा सिग्नल क्या था, एक्चुअल में मेरा सिग्नल ये था, पर यहाँ से ये नहीं मिला, कुछ इसी की अप्रोक्सीमेशन, स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन मुझे मिली है। सो दिस वाज द डिसएडवांटेज ऑफ जीरो ऑर्डर होल्ड रिकंस्ट्रक्शन, कि इसमें हमें एक स्टेयर केस नोटेशन मिलती है सिग्नल की, एग्जैक्ट सिग्नल नहीं मिलता। सो ये मैंने आगे जो कुछ लाइंस हैं ये इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, that as the switch closes, capacitor starts charging with the voltage value of the first impulse. It will hold its value till the next sample. Now when it comes to the next sample, if the voltage is high, it will charge now with a higher voltage and hold that value. But if the voltage is low, then it will discharge itself. So when a lower voltage encounter, the capacitor start discharging and will get this type of waveform. So ये था, यही लाइंस थी जो मैंने अभी शुरू में लिखी थी। हाँ, यहाँ पे ये zero order hold is a mathematical model of practical signal reconstruction. It describes the effect of converting a discrete time signal into a continuous time signal by holding each sample value for one sample interval. So ये एक सैंपल की वैल्यू को एक पूरे सैंपल इंटरवल तक होल्ड करके रखता है। फिर जैसे ही एक सैंपल इंटरवल खत्म हुआ, अब नेक्स्ट सैंपल आ गया, देन उसकी वैल्यू को होल्ड करके रखता है एंड उसकी एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता है कैपेसिटर की। So now second method is first order hold. First order hold, so इसमें कुछ हमारा एक्सप्रेशन में t आएगा कहीं पे। So in the first order hold, we use the non-ideal LPF of first order for recovery of data signal. So इसके भी सिर्फ मैंने एक्सप्रेशन ही लिखे हैं, टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। So in time domain we'll represent the first order LPF by this. उसके बाद अगर मुझे x of t लेना है टाइम डोमेन में, देन आई कैन कॉन्वॉल्व h1t विद सैंपल्ड सिग्नल। सो आगे मैंने इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन का एक्सप्रेशन लिखा है। सो ओके, सो अब इसमें भी हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास अप्रोच सेम रहती है, बट इसका जो हमारा रिजल्ट आता है x ऑफ t जो हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका रिकंस्ट्रक्शन रिजल्ट कुछ इम्प्रूव होके आता है एज कम्पेयर टू जीरो होल्ड। जीरो होल्ड में तो जैसे हमारे पास बिल्कुल स्टेयर केस नोटेशन बन रही थी, वहां पे हमें बहुत ज्यादा स्मूथनिंग की जरूरत थी। स्मूथनिंग क्या होता है कि जो स्टेयर केस बन रही है उसको, उसके एजेस को स्मूथ कर देना। एजेस कैसे स्मूथ कर देना, मींस अभी जो शार्प एजेस पीछे आ रहे थे इनकी स्मूथनिंग कर देना। लाइक ये मेरे पास शार्प एजेस थे, ये इसको कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, स्मूथनिंग कर देना इसकी, ये ऐसे ऐसे पास होगी स्मूथनिंग के बाद। दोबारा ड्रॉ करती हूँ, ये कुछ ऐसे कि जो जो मेरे शार्प एजेस आ रहे हैं बेसिकली इनको स्मूथ करके रखना।
सो जब हमने फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर की बात करी तो यहाँ पे जो हमारी आउटपुट आ रही थी वो जीरो ऑर्डर से अच्छी आ रही थी। किस सेंस में कि देखो, सपोज दिस इज माय, ये जो मैंने एलपीएफ लिया है ये उसका एक्सप्रेशन, सॉरी, वेवफॉर्म की फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। सो अगर मैं बात करती हूँ टाइम डोमेन की, जहाँ पे मैंने अपने सैंपल्ड सिग्नल को कन्वॉल्व कर दिया H1 से, तो अब यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ सिग्नल मिलेगा। ये मेरा क्या था, फर्स्ट सैंपल, सेकेंड सैंपल, दिस इज माई थर्ड सैंपल। तो पीछे तो हमारा क्या हो रहा था, पीछे हमारा हो रहा था ये कि ये होल्ड करेगा, देन यहाँ तक होल्ड करेगा, देन नीचे जाएगा, फिर होल्ड करेगा, फिर ऊपर जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कुछ भी। यहाँ पे हमें ऐसा सिग्नल मिलेगा, ये वाला सिग्नल, ये। तो हमें इसमें स्टेयर केस नहीं मिल रहा है, इसमें हमें और अच्छी अप्रोक्सीमेशन मिल रही है अपने ओरिजिनल सिग्नल की, कि सपोज मेरा कोई ओरिजिनल सिग्नल कुछ ऐसा था। सो यहाँ पे बेशक से ये बहुत ही शार्पली इंक्रीज कर रहा है, इतनी स्मूथनेस इसमें भी नहीं है, बट पहले मेथड से काफी अच्छा रिजल्ट इसमें मिल जाता है। फिर भी हमें बहुत बेटर अप्रोक्सीमेशन मिल जाती है इसमें अपने इनपुट सिग्नल की। सो दैट्स वाई जैसे जैसे हम एलपीएफ का ऑर्डर बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे सिग्नल का जो रिजल्ट है वो हमें हमें एक अच्छी आउटपुट मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये तो अभी हमारा सेकंड ऑर्डर, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर एलपीएफ था। सो एलपीएफ का ऑर्डर, किसी भी फिल्टर का ऑर्डर हमारा एन तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर। तो जैसे जैसे हम ऑर्डर को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो स्मूथ सिग्नल है वो हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो अगेन, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन नोटेशन था। फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैंने क्या किया, एक्सेस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय H1 ओमेगा। तो ये मेरा सैंपल्ड सिग्नल था, ये रेप्लिका हो गई, ये इधर नेगेटिव वाली रेप्लिका हो गई। और ये जो है, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये मेरा, ये जो मैंने एलपीएफ लिया है इसमें फर्स्ट ऑर्डर, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। अब इस केस में हमारा क्या होता है, देखो नॉन आइडियल है तो इम्पल्स तो इसमें आएंगे ही आएंगे। ये तो हमारा लो फ्रीक्वेंसी, ये हमारा डिजायर्ड एरिया हो गया जो हमने फ्रीक्वेंसी ली है एलपीएफ की। बट ये क्या है, ये हमारी एटेन्युएशन, रिपल्स आ गए फिर से। बट इस केस में जो हमारे रिपल्स हैं वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू दी जीरो ऑर्डर होल्ड एलपीएफ। सो दैट्स वाई हमारी डिस्टोर्शन इसमें ज्यादा नहीं आती है और हमें एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन मिल जाती है। तो जैसे जैसे हम ऑर्डर को बढ़ाते जाएंगे, ये जो है हमारा कम होता जाएगा और हमें एक अच्छा अपना स्मूथ इनपुट हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो there were three approach for signal reconstruction. First one was by using the ideal LPF, जिससे हम एकदम एग्जैक्ट सिग्नल थियोरेटिकली ले सकते हैं, प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इतना शार्प ट्रांजिशन आइडियल एलपीएफ में जितना होता है वो हम कभी नहीं अचीव कर सकते। सेकेंड अप्रोच वाज जीरो ऑर्डर होल्ड एलपीएफ, जिसमें हमने एलपीएफ यूज किया है नॉन आइडियल एलपीएफ, और वहां पे हमने उसका टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्सप्रेशन देखा। देन जिस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, इट वर्क्स ऑन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर by the help of a switch. So वहां से हमें एक stair case approximation मिलती है ओरिजिनल सिग्नल की, which is not the exact one. So उसकी accuracy बहुत कम होती है. Then we go for the first order LPF. फर्स्ट ऑर्डर एलपीएफ में हमें बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन मिल जाती है अपने ओरिजिनल सिग्नल की। सो जैसे जैसे हम ऑर्डर को बढ़ाते जाते हैं एलपीएफ का, वैसे वैसे हमारा जो सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन है वो अच्छा होता जाता है। So this was the last topic of Unit 5. That was the data reconstruction. So basically,